नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हमारे सामने श्री राधा मोहन प्रसाद जी हैं और हम लोगों ने जो श्रृंखला शुरू की है उसी के मुतल्लिफ आज इनसे बात करेंगे और आज उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजस्व कर्मचारी एक ऐसा संवर्ग है, एक ऐसा लैडर है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कि अगर वो ठीक से काम कर दे तो समस्त राजस्व प्रशासन अच्छा हो जाता है। आपका स्वागत है जी, नमस्कार। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है राजस्व कर्मचारी मार्गदर्शक दर्शिका, जो इसको हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे और ये किताब अमेजन पर भी उपलब्ध सभी लोगों को हो जाएगा। यह एपिसोड सिर्फ राजस्व कर्मियों के लिए नहीं है, राजस्व कर्मचारियों के लिए नहीं, अपितु राजस्व से संबंधित सभी अधिकारी और इवन जो जोतदार हैं, जो जमीन के मालिक ने बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया, उनके लिए भी। इस किताब में आपने किन किन विषयों को टच किया है और उसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये हम चाहेंगे कि आप इसको ले करके हमको बताइए, ताकि ये राजस्व कर्मी और सारे अधिकारी इसको जान सकें। राजस्व कर्मचारी मार्गदर्शिका लिखने की जो मुझे प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा मिली कि राजस्व कर्मचारियों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, जब मैंने उनके समस्याओं को समझा, तो प्रत्येक राजस्व कर्मचारी का यही मूल प्रश्न होता था कि सर, बिहार में बिहार टेनेंसी एक्ट से ही सारे काम होते हैं, मूल पैतृक अधिनियम हम लोगों का वही है और उसी से सारे छोटे अधिनियम हैं। तो हम लोगों को कम से कम अधिनियम में मेरे क्या अधिकार कर्तव्य हैं, क्या मेरे दायित्व हैं, कैसे हमें करना है, उसके बारे में हम लोगों को बताया जाए और विस्तार से बताया जाए, ताकि हम लोगों को काम करने में सुविधा हो सके। तो इसलिए मैंने इस राजस्व कर्मचारी मार्गदर्शिका पुस्तक में इसका 16 चैप्टर मैंने सिर्फ एक्सक्लूसिव देख करके बता सकते हैं। उन्हें मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। ये 16 चैप्टर इसके बहुत महत्वपूर्ण है इस पुस्तक के, जिसमें सबसे पहला चैप्टर प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है कि बिहार काश्तकारी। आपने बहुत अच्छी बात बताई, 16 चैप्टर हैं इस किताब में, तो हम चाहेंगे कि 16 चैप्टर को कम से कम एक एक मिनट में ब्रीफ कर दिया जाए, कि उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग विषय पर। अभी ब्रीफ कर दिया जाए कि 16 चैप्टर में एक एक मिनट में क्या क्या चीज है। तो 16 चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला चैप्टर शुरू होता है, वो होता है बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों के, जमीन मालिकों के। आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि अब हम लोग रैयत का इस्तेमाल नहीं करते, उपयोग नहीं करते। मालिक 1 डिसमिल में जिनका घर है और वो खेती नहीं करते हैं, तब वो तो रैयत रहे नहीं। रैयत मीन्स जोतदार, तो वो जमीन मालिक हो गए। तो बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों के, जमीन मालिकों के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं और सरकार के क्या अधिकार कर्तव्य हैं, उसको हमने एक्सप्लेन किया है पूरा पहले चैप्टर में, उसकी मैंने व्याख्या की है। यानी जो जमीन के मालिक हैं उनके क्या क्या अधिकार और कर्तव्य है, जिसके बारे में वो नहीं जानते। दूसरा हम लोगों का महत्वपूर्ण अधिनियम है, वो अधिनियम है बिहार भूमि सुधार अधिनियम। तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम ही एक ऐसा अधिनियम है कि राजस्व प्रशासन में जितने तरह के प्रयोग हुए हैं, जितने तरह के सुधार हुए हैं, वो सब भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से हुए हैं। उसमें राजस्व कर्मचारियों के जो दायित्व हैं, वो भूमि अभिलेख प्रबंधन से है। तो भूमि अभिलेख प्रबंधन में जमाबंदी पंजी का निर्माण करना, चालू खतियान का निर्माण करना, जमाबंदी पंजी कैसे हम अपडेट रखेंगे, अद्यतन रखेंगे, किस किस प्रकार की प्रविष्टियां उसमें की जाएगी, इसको हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, इसको हमने जिक्र किया है। तीसरा जो मेरा महत्वपूर्ण अधिनियम है, वो अधिनियम है बिहार बासगीत पर्चा अधिनियम, 1947 में बना। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, जो निवास करने वाले, शॉर्ट में बीपीबी एक्ट करते हैं, तो जितने लैंडलेस और भूमिहीन जितने रैयत थे, उनको किस जमीन का पर्चा देना है, बासगीत पर्चा देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। चौथा जो मेरा महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों को बहुत दिक्कत होती है, वो है भूदान अधिनियम। भूदान अधिनियम 1954 के अंतर्गत भूदान जगह कमेटी को लगभग 10.5 लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई और उस 10.5 लाख एकड़ जमीन में से अधिकांश जमीनें, मैक्सिमम जो जमीनें लैंडलेस पीपल को दी गई, यानी जो गरीब थे उनको दी गई।
तो उस जमीन का नामांतरण कैसे होगा, जमाबंदी कैसे निर्धारित होगी, जिस जमीन का लगान निर्धारित नहीं हुआ है उसका लगान निर्धारण कैसे होगा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद चौथा हमारा महत्वपूर्ण अधिनियम है, मैं वर्षवार आप लोगों को अधिनियम बताते जा रहा हूँ, जो वर्षवार अधिनियम बिहार सरकार ने समय समय पर अधिनियमित किया। उसके बाद मेरा चौथा महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसका नाम है लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956। पब्लिक इंक्रोचमेंट है, पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट है 56। तो ये उस अधिनियम में राजस्व कर्मचारी की सबसे प्रमुख ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य दिया गया है, एक दायित्व इम्पोज किया गया है कि वो रैयतों के साथ साथ सरकार की जमीनों का अनुरक्षण करे। और सरकार की जमीनों का अनुरक्षण तभी किया जा सकता है जब उसके पास सरकारी जमीनों की पूरी सूची बनी रहे। अगर कोई भी व्यक्ति गलत ढंग से, गलत मंशा से उस पर अतिक्रमण करता है तो उसका वो रिपोर्ट समय अपने अंचल अधिकारी के पास करे, जिनको कलेक्टर अंतर्गत अधिनियम की शक्ति दी गई है, और ताकि वो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत उस पर मुकदमा चला करके उसको खाली करा। जो जैसे पब्लिक लैंड मतलब कोई नहर को, पाइन सड़क को, कब्रिस्तान को, या श्मशान को, देवी स्थान को, विद्यालय बनाया, दायित्व राजस्व कर्मचारी को उसका अपने वर्ड उसका मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको ये चीज करना है, ये रिपोर्ट करना है, कब करना है, इसको भी मैंने टाइम फ्रेम में एक फॉर्मेट मैंने बना दिया है कि उसी फॉर्मेट में करना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया कि राज्य सरकार की यह धारणा थी कि हमारे राज्य में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी एक उन्होंने सीमा निर्धारित की कि इस अधिक सीमा से अधिक राज्य में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जमीन धारण नहीं कर सकते हैं। उसका सरल नाम दिया गया भू अदबंदी अधिनियम 1961, हम लोग जिसको सीलिंग एक्ट रखते हैं। तो भू अदबंदी अधिनियम में जमीन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई भी डिक्लेयर करेगा भूधारी कि हमको इतनी जमीन है, उसका वेरिफिकेशन, उसका जांच करना, सत्यापन करना, उसमें राजस्व कर्मचारी की क्या ड्यूटी है। दूसरा, जमीन जब सरप्लस अधिशेष डिक्लेयर हो जाए तो किस तरह से हम भूमिहीनों की सूची बनाएंगे और कैसे, और उसको कैसे बांटेंगे, बांटने का क्या तरीका होगा, कौन सा पैमाना अपनाया जाएगा वो, और बांटने के बाद उस जमीन का नामांतरण कैसे होगा, उसका म्यूटेशन कैसे होगा, उसका दाखिल खारिज कैसे करेंगे, रसीद कैसे कटेगा, इसको हमने उसमें ये एक्सप्लेन किया, व्याख्या उसका मैंने किया। उसके बाद हम लोगों के पास एक सबसे बड़ा अधिनियम आया राज्य सरकार की ओर से जो दिया गया, वो अब उसका नाम दिया गया नया 1973 में अभी भी बिहार अभिधारी होल्डिंग अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम 1973, जिसके अंतर्गत नामांतरण करने की शक्ति एक्ट विथ रूल्स अंचल अधिकारी को दी गई और राजस्व कर्मचारियों को जमाबंदी पंजी किस तरह से संधारित करना है यह ड्यूटी दी गई। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने उसी को नया लॉ ऑफ म्यूटेशन, अब नया लॉ ऑफ म्यूटेशन उसी को रिपील करके लाया गया, उसी को लाया गया रिपील करके। उसके बाद हमने यानी इस अभी अधिनियम की बात की वो रिपील हो गया, नया म्यूटेशन एक्ट आ गया। उसके बाद में ये बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 आया। अच्छा, BLDR जिस पे तो उसके सेक्शन 4 में भूमि विवादों का एक विवरण दिया हुआ है, और अधिनियम कितने अधिनियम उसके दायरे में आएंगे उनका विवरण दिया हुआ है कि उस तरह। बहुत अच्छी बात ही, एक सेकंड आपको रोकते हैं। हमसे मुझको लगता है कि दर्जनों DCLR लोग हमेशा बात करते हैं और ये बताते हैं, पूछते हैं कि सर हम लोगों को बड़ी समस्या होती है। तो आपसे ज़रूर अनुरोध होगा कि अगले की किसी एपिसोड में हम लोग एक पूरा एपिसोड बनाएंगे BLDR पर, कि BLDR क्या है, इसमें राजस्व कर्मचारी का क्या दायित्व है, CO का क्या दायित्व है, कोर्ट तो जो ओरिजिनल कोर्ट है वो DCLR का है, फिर इसका अपील होता है वो कमीशन रजिस्टर क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया पर एक हम लोग सब बनाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताएं। उसके बाद में हमने बिहार लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट जिसको कहते हैं BLDR एक्ट, उसमें राजस्व कर्मचारियों को अगर लैंडलेस पीपल को सरकार के द्वारा जमीन दी गई है, उससे कोई बेदखल कर देता है तो वो किसके पास जाएगा, कैसे प्रतिवेदन होगा, किस तरह से उसकी ज़मीन को खाली कराया जाएगा, इन सारे चीज़ों को हमने उसमें स्पष्ट किया है कि राजस्व कर्मचारी कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। उसके बाद में एक नया अधिनियम आया
जिसको उसके पहले था कि बिहार काश्तकारी अधिनियम के सेक्शन 23(4) एक नया सब सेक्शन जोड़ा गया था। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन का व्यावसायिक उपयोग करता है, कृषि ज़मीन का, तो उसको व्यावसायिक लगान देना था। तो उस सेक्शन 23(4) को हटा करके यानी सुपरसीड करके उसके स्थान पर एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन एक्ट लाया गया। अच्छा, हाँ। और एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन एक्ट में कोई रैयत अगर अपनी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है तो उस जमीन का प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी कैसे अपने अंचल अधिकारी के पास देंगे और अंचल अधिकारी रिकॉर्ड मैं ये हम आपको एक सेकेंड रुकना चाहे, हमको याद है इस पर लैंड का कमर्शियल रेंट फिक्स करने का पूरा अभियान चला था। को याद पड़ रहा है, संभवतः ये हाई कोर्ट गया था तो 23(4) में 4 में फिर रुक गया। उसी के बाद लगता है इसीलिए पता नया है 1996 में कानूनी नया कानून बन गया। वो फिर से रिपीट कर दिया, या क्या नाम था कानून का? वो कानून नहीं था, वो सेक्शन 23 में एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन एक्ट, कृषि भूमि संपरिवर्तन अधिनियम 2010। लो ये 2010 में वही बता रहे हैं, उसमें एक प्रोविजन था जिसके तहत शुरू किया गया था, लेकिन उसमें समस्या हुई तो अब एक नया कानून आ गया। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार ने जो पहले बिहार भूमि अभिधारी अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम था उसको हटा करके उसमें कई तरह की जटिलताएं थी। हाँ। सरल करते हुए एक नया अधिनियम ये अधिनियमित किया जिसका नाम दिया गया बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 नया म्यूटेशन एक्ट है। उसमें राजस्व कर्मचारी के ऊपर क्या क्या दायित्व है, कैसे वो अपनी जमाबंदी पंजी को अपडेट करेगा, एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिया गया अभिधारी खाता पुस्तिका। यानी एक रैयत जैसे हम लोग अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारा एक डिटेल्स वो पासबुक के रूप में देता है कि ये आपका पासबुक हुआ, मैन्युअली जिसको बना करके दिया जाता है और उनमें पता चल जाता है कि हमारे पासबुक में कितनी राशि जमा है। उसी तरह से बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के सेक्शन 10 में एक प्रोविजन किया हुआ है कि हर एक रैयत को जो बिहार में जमीन धारण करते हैं उनका एक पासबुक दिया जाए और उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन बनाए गए हैं अंचल अधिकारी, और जो भी परिवर्तन होगा, जो भी एंट्री होगी इसके लिए रहेगी सब राजस्व कर्मचारियों को करना है। इसको हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में नया एक अधिनियम आया बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट, जिसको कि 2011 में राज्य सरकार ने अधिनियमित किया। इसमें हुआ कि साहब हमारे बिहार में पहले 2 तरह के सर्वे हो चुके थे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 101 से 115 ए के प्रोविज़न के अंतर्गत हुए थे, और 1952 में उसी के बाद रिविजनल सर्वे कराया गया। तो रिविजनल सर्वे हुए थे, अब वो काफ़ी पुराने हो चुके थे। उसमें के खतियान जो बनाए गए थे उसकी प्रविष्टियाँ काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, फट गए थे, और चूँकि वो मैनुअल बनाए गए थे कागज़ों को देखने के दौरान जो फट जाते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाया था, तो उसके स्थान पर लाया गया। और इसमें हुआ कि इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नया अधिकार अभिलेख बनाया जाए, नया मानचित्र बनाया जाए। उसमें राजस्व कर्मचारी सरकार की जमीन का किस तरह से खाता खुलवाएंगे, 3 चैप्टर वही है। हाँ, सरकार की जमीन का खाता किस प्रकार से खुलवाएंगे, बिल्कुल, और उनका क्या दायित्व होगा, इसको इसमें एक्सप्लेन किया गया। इसमें जो अभी हम समझ पाए तो हम लोगों को इसमें जैसे BLDR पर हम लोग बात किए, तो BLDR जो है उस पर तो अलग से एक आपका पूरा एपिसोड हम चाहेंगे। सर्वे पर हम सब लोगों को बता दें कि सर्वे पर हम लोगों ने कई एपिसोड बनाए थे। आप सब लोग जानते हैं 2012 में शुरुआत हुआ। पहले वो 18 या 20 अंचलों में जिलों में हाँ, उससे मतलब 18 में हुआ, फिर 38 जिलों में अब शुरू हो गया है। उसमें हम लोग एक शुरू करेंगे फिर से सर्वे पर। पहले मैंने बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में बात किया था, लेकिन राधा मोहन बाबू उसके एक्सपर्ट हैं, और ये सर्वे का जो अधिनियम बना है उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ड्राफ्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही। तो फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। 3 दृष्टिकोण से हम लोग बात करेंगे कि रैयत को क्या करना चाहिए, क्या क्या उसके दायित्व अधिकार हैं। कई बार अफरा तफरी हो जाती है वंशावली वगैरह देने में, फिर कैसे किस लेवल पर उसकी सुनवाई होगी, तो उस पर अलग से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग कन्फाइन सिर्फ इसी पर रखते हैं कि ये राजस्व कर्मचारियों का यह जो आपने बना दिया है बहुत अच्छा राजस्व कर्मचारी मार्गदर्शिका,
इसमें जो 16 चैप्टर्स की चर्चा की गई है, तो ये मुझको लगता है कि कोई राजस्व कर्मचारी अगर इसको ठीक से पढ़ लें, तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। सारी प्रक्रिया, सारी चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है। तो अगले एपिसोड में फिर हम लोग अलग-अलग लेवल के लोगों के लिए बात करेंगे, जैसे सीईओ या राजस्व अधिकारी को क्या करना चाहिए, उसके क्या कठिनाई होती है, कैसे काम करना चाहिए, डीसीएलआर के बारे में, एडीएम के बारे में, कमिश्नर के बारे में, कलेक्टर के बारे में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो बहुत एक मैं विदा लेने से पहले मैं अपने तमाम ऑडियंस को, जो हमारे लोग देख रहे हैं, उनको मैं एक जानकारी छोटी सी दे देना चाहता हूँ। राजस्व कर्मचारियों से संबंधित है। नदियों के बिहार लगभग 5 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा, कमला बलान। और इन नदियों के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी भूधारी हैं, जमीन के मालिक हैं, सभी प्रभावित होते हैं और नदियों में कटाव होता है और प्रत्येक साल उनके घर कट जाते हैं और उनकी जमीनें कट जाती हैं। और यह एक ऐसी समस्या है जिस समस्या का निदान एक्ट में प्रोविजन किया गया, मगर प्रैक्टिस प्रोसीड्यूर नहीं दिया गया कि पहले अगर किसी रैयत की, किसी भूधारी की जमीन कट जाए तो उसका क्या होगा, और अगर उसका जमीन निकल जाए नदी से तो उसका क्या होगा, राजस्व कैसे लिया जाएगा, उसकी जमाबंदी कैसे रिस्टोर की जाएगी, और उसके रिस्टोरेशन में राजस्व कर्मचारियों की क्या-क्या भूमिका है, यह एक्सक्लूसिवली इस पुस्तक में दिया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने तो गंगा किनारे, सोन किनारे, कोसी के किनारे जमीनों का कटाव होता है, तो रैयत को भी ये तो देखना चाहिए। रैयत को देखने की किताब बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ एक नया चीज इसमें हमने जोड़ दिया है, वो जोड़ दिया है जो पूरे बिहार में मैं लगभग 20 जिलों में विगत 1 साल के अंतर्गत मैं गया हूँ, और बाहर से वहाँ के अधिवक्ताओं से, अच्छे लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो कैडेस्ट्रल सर्वे डिस्ट्रिक्ट जो जिले हैं उसमें उन लोगों ने समस्या एक उठाया कि बकास्त जमीन का हम क्या करें। हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि बकास ज़मीन सरकार की ज़मीन है और हमारी ज़मीन का नामांतरण नहीं हो रहा है, खेती और उसकी खरीद बिक्री रोज हो रही है। तो उस बकास ज़मीन के एक चैप्टर को मैंने दे दिया है, और ये मैंने बताया कि बकास ज़मीन एक्सक्लूसिवली लैंडलॉर्ड यानी पुराने भूधारी की थी, और उनको बेचने का अधिकार था, और उनसे जिन रैयतों ने खरीदा है, जिन लोगों ने, उस पर उनका एक्सक्लूसिव राइट है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस पर भी हम लोग चाहेंगे कि अलग से हम लोग एक जितनी बात अभी इस पर हुई, अभी तो सिर्फ बताया गया कि इस किताब में क्या-क्या है और किन चीज़ों पर चर्चा हुई, लेकिन इस सब पर मतलब हमारी एपिसोड्स की श्रृंखला अब चलेगी, और जैसे-जैसे हमारे दर्शक, चाहे वो आपने सही बताया, रहिए तब हम लोग नहीं बोलेंगे, वो जमीन के मालिक हो गया, फिर वो राजस्व कर्मचारी से लेके जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर और कोई स्टेक होल्डर्स हैं, इवन जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, उनके भी अगर कुछ प्रश्न रहेंगे तो एक-एक चीज पर सर हम लोग इससे बात करेंगे। ठीक, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि नमस्कार। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।